Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सर्जरी टॉपिक रेडियोलॉजी. रेडियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर यूएचएस के अकॉर्डिंग देखें हम जो पेपर के अंदर, अगर तो आपने जनरल सर्जरी का पेपर दिया उसके अंदर आपके ये एक चैप्टर करने से आपके 8 मार्क्स तो कंफर्म हो जाते हैं अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर से एक एमसीक्यू आना होता है और 3 एमसीक्यूज आने होते हैं. तो 8 मार्क्स तो आपके कंफर्म है अगर आपको ये अच्छे से चैप्टर आता है. ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्ट्रासाउंड. अब कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, उससे अगर कोई जॉन्डिस है, किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, तो हमसे पहला हमने करवाना ही एग्जामिन के लिए क्या करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड. अब ये अल्ट्रासाउंड है क्या बेसिकली, अब हम देखते हैं. अल्ट्रासाउंड एक मेथड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द क्लिनिकल प्रॉब्लम. एग्जामिनेशन का एक मेथड है जो कि हम एब्डोमिनल मैस और हिपैटिक प्रॉब्लम है, पैंक्रियाटिक, एओर्टिक, कोई भी प्रॉब्लम है गायनेकोलॉजी, उसे हम एग्जामिन करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये नॉन रेडिएशन रिस्क है, नॉन इन्वेसिव है. इसके अलावा नो स्पेशल प्रिपरेशन, इमीडिएट रिपोर्ट है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट है, पेनलेस है, सेडेशन भी नहीं चाहिए होती, इनएक्सपेंसिव. और डिसएडवांटेज क्या है, ये ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, यानी कि कोई ऑपरेट करने के लिए उसको मशीन जो चला रहा होगा वो पास होना जरूरी है. लॉन्ग लर्निंग काफ़ी लॉन्ग मेथड होता है. इंटरप्रिटेशन ज़्यादा तभी पॉसिबल होती है जब आप एग्जामिन कर रहे हो. रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है. अब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर प्रोब होती है जो कि मेन पार्ट होता है अल्ट्रासाउंड का. उसके अब आप ये समझ लें कि एक माउथ होता है और ये माउथ वेव्स डाल रहा है और एयर्स जो है वो उससे सुन रही हैं. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली इसमें रेडिएशन का रिस्क इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं होती बल्कि साउंड वेव्स होती हैं. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर डायरेक्टली इनटू द बॉडी जनरेटेड बाय द ट्रांसड्यूसर. ठीक है, जैसे ही साउंड वेव्स अंदर जाती हैं फिर वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होती हैं तो इको प्रोड्यूस करती हैं जो कि ट्रांसड्यूसर के जरिए पिक कर ली जाती हैं और इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और इसके अंदर जो मेडिकल अल्ट्रासाउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी 3 से 20 मेगाहर्ट्ज़ की होती है. कि आपने हमसे उसके लिए याद रखना है. लेकिन जो एब्डोमेन इमेजिंग होती है ना वो 3.5 से 5 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है. लेकिन जब उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, उसे हाई कर देते हैं, तो 5 से 10 जो होती है वो यूज़ होती है फॉर द मसल, ब्रेस्ट और द टेस्टिस. अब है ब्राइटनेस स्कैन. ब्राइटनेस स्कैन क्या, इट इज़ अल्ट्रासाउंड ऑफ द आई बॉल ऑर्बिट विद अ हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ब्राइटनेस स्कैन जो होता है ये अल्ट्रासाउंड करते हैं विद अ हायर फ्रीक्वेंसी. ये बेसिकली आपने देखा होगा कि आइज़ में जो जब करते हैं ना तब यूज़ होता है ये. इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपने याद रखनी है कितनी होती है, 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़ तक. और ये कब यूज़फुल होती है, हमने आई में पढ़ा था कि रेटिनल डिटैचमेंट, ऑर्बिटल, कोई भी आई में प्रॉब्लम होगी ना हम उसे देख लेंगे. और इसके अंदर ये पेशेंट जब स्पाइन पोजीशन में होगा तब करते हैं हम. ठीक है, इसके अलावा हैवी कोई भी अंदर मटीरियल है, कुछ भी है, और फ्लूइड जो होता है ना वो ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है साउंड वेव्स. इसके अलावा गुड मेटेरियल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सीस्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड एंड द बिलियरी सिस्टम. ठीक हो गया. उसके बाद है अल्ट्रासाउंड आगे. उसके बाद एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो होता है ना ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर द लोकल असेसमेंट ऑफ द एसोफेजियल ट्यूमर. ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू गेट द एफएनए ऑफ द पैंक्रियाटिक. अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, एक तो पैंक्रियाटिक है. इसके अलावा हमने रेक्टल प्रोब जो होता है वो एग्जामिन करने के लिए पेल्विक स्ट्रक्चर को. इको जो होता है ये टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड यूजिंग द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यूज़ करता है. इससे हमें चैम्बर ऑफ द हार्ट और पेपिलरी मसल वॉल ये सब शो होता है. इसके अलावा डोपलर अल्ट्रासाउंड. डोपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट. जब भी कोई हमारी ब्लड मूव करे, जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड, उसकी स्पीड, सेल्स की मूवमेंट हमने फाइंड आउट करनी है तो हम डोपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं. इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज द रेड ब्लड सेल्स कॉज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव. इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ब्लड. ठीक हो गया. अब हम देखेंगे इसके अंदर हाँ, इसके अलावा एक होता है डुप्लेक्स. डुप्लेक्स अगर डोपलर को बी स्कैन के साथ मिल जाए ना तो उसे हम यूज़ करते हैं फॉर द वेस्कुलर फ्लो स्टडी एंड फॉर द वेरिकोस वेन. डुप्लेक्स हम यही कहते हैं, डोपलर स्कैन विद द बी मोड. इसके अलावा लिमिटेशन क्या होती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर एब्सॉर्ब बाय द एयर और द गैस. अल्ट्रासाउंड इज नॉट एन आइडियल इमेजिंग टेक्निक फॉर द बाउल. इंटेस्टिनल गैस में आल्सो प्रिवेंट द विजुअलाइजेशन ऑफ द डीपर स्ट्रक्चर. पेशेंट हु आर ओबीस आर मोर डिफिकल्ट टू इमेज. ठीक हो गया. अल्ट्रासाउंड हैज अ डिफिकल्टी इन पेनिट्रेटिंग द बोन एंड ओनली द आउटर सर्फेस ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर कैन बी सीन. अल्ट्रासाउंड से आप पेनिट्रेटिंग बोन में मुश्किल होती है. इसके अलावा आउटर सर्फेस को ही आप एग्जामिन कर सकते हैं. ठीक है, अब कन्वेंशनल रेडियोग्राफी तो आपने देखा ही होगा कि एक्सरे हम कैसे करते हैं. ठीक है, ये तो आप फजूल सा ही लिखा हुआ ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं. अब हम आगे पढ़ते हैं. ठीक है, एक्सरे बेसिकली हम करते कैसे हैं, आप क्या करते हैं, पेशेंट को खड़ा कर देते हैं. उसके अलावा एक्सरे जो होती है उसके ऑपोजिट साइड से एक्सरे डालते हैं और आगे फिल्म रखी होती है. जैसे जैसे वेव पास करती रहेंगी और उसके ऊपर फिल्म बनना शुरू हो जाती है. ठीक हो गया. अब बेसिकली 4 डेंसिटीज़ होती हैं इसमें. कौन कौन सी होती है, एयर, फैट, ऑल अदर सॉफ्ट टिश्यू एंड द कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर. एक्सरे डेट पास टू द एयर. जब भी एक्सरे एयर में लंग्स में से पास करती है तो वहाँ पे वो लीस्ट अब्सॉर्ब होता है तो वो ब्लैक ब्लैक हमेशा होता है. अगर कोई भी कैल्सिफाइड मटेरियल होगा तो वो हमें वाइट वाइट होगा. अगर कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है, बाउल की मूवमेंट है तो वो हमें ग्रे ग्रे होगी. ठीक है, ये तीनों बता दिए यहाँ पे. ठीक हो गया. अब कॉमन यूजेस. सबसे पहले हम क्या इसमें एक्सरे में हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने चेस्ट एक्सरे करना हो. ठीक हो गया. जब हमने एब्डोमेन का एक्सरे करना हो, इंटेस्टाइनल परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सरे ऑफ द बोन्स करना, डिटेक्टिंग द फ्रैक्चर एंड द ट्यूमर. ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्ट्रास्ट एक्सरे. कॉन्ट्रास्ट एक्सरे क्या होता है कि कोई भी आपने अंदर चीज़ डाली और फिर उसका एक्सरे किया. इसमें हम आईवी यूरोग्राम जो होता है वो किडनी के लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम बेरियम मील जो गैस्ट्रोग्राफी जो होता है वो जीआईटी के लिए करते हैं. अब फ्लोरोस्कोपी ये होती है कि आपने कोई भी जैसे बेरियम मील है उसे स्वेलो करवाया, साथ साथ हम एक्सरे डालेंगे और फिर मोनीटर पर हमें उसकी पूरी वीडियो मिल जाती है कि अंदर हम देख सकते हैं कि अंदर प्रॉब्लम कहाँ हो रही होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे बेरियम स्टडी की 3 तरह की होती है, बेरियम स्वेलो, मील और एनिमा. बेरियम स्वेलो देखेंगे तो एक्सरे एग्जामिनेशन आर यूज टू स्टडी द फेरिंग्स एंड द एसोफेगस. ठीक है, पेशेंट हम उसे स्वेलो करवा देते हैं और फिर देखते हैं कि फ्लोरोस्कोपिक इमेज पूरी वीडियो बन जाती है ना कि अंदर क्या प्रॉब्लम है. बेरियम मील के अंदर हम लोअर एसोफेगस और स्टमक को देखते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाएँ इधर
बेरियम मील हो गया ना, ठीक है। उसके बाद है बेरियम फॉलो थ्रो, वही जो मैंने आपको बात बताई है कि बेरियम फॉलो थ्रो एग्जामिन करते हैं, आर यूज टू स्टडी द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेरियम एनिमा जो होता है ये रेक्टम के जरिए डालते हैं और फिर देखते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक हो गया। उसके बाद है डबल कंट्रास्ट बेरियम है, इसके अंदर डबल कंट्रास्ट में बेरियम जो होता है वो फॉलो किया जाता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ द अपर जीआईटी, ठीक है। एयर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है फ्रॉम द ओनली म्यूकोजा एग्जाम। इसमें ये होता है कि अगर आपने सवालों करवा दिया तो फिर आपने उसको एयर भी पास करवाते हैं, फिर आपको देखते हैं एग्जैक्टली म्यूकोजा को, और एयर इंट्रोड्यूस जब बेरियम के बाद हम एयर को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि जो ल्यूमेन होता है वो सारा क्लियर हो जाए, जो भी अंदर बेरियम जमा हुआ होता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे, ये भी एक बार देख लें, बेरियम स्टडीज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर लोकेशन, अल्सरेशन और एनी स्ट्रक्चर। अब मेमोग्राफी, मेमोग्राफी आपको पता होगा कि जब भी कोई पेशेंट को ब्रेस्ट ट्यूमर होता है तो हम उसमें मेमोग्राफी ही करवाते हैं, यही एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे इमेज है टू डिटेल इमेज ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि दो तरह की होती है, ठीक है, एक स्क्रीनिंग और एक डायग्नोस्टिक। स्क्रीनिंग तो हम तब करते हैं जब पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं शो हो रहे होते, एसिम्टोमेटिक है, मतलब हमने स्क्रीनिंग कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो हमें अचानक से पता चल जाता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। डायग्नोस्टिक में तो हम तब करते हैं उसको कोई डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग के अंदर देखिए इट इज डन इन द एसिम्टोमेटिक, ठीक हो गया। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द स्मॉल ब्रेस्ट कैंसर बाय द स्क्रीनिंग, द मेमोग्राफी ग्रेटली इंप्रूव द वुमेन चांस फॉर द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। उसके बाद इसमें इसके दो व्यूज़ होते हैं, ये आपने याद रखना है, क्रेनियोकोडल और मीडियोलैटरल, ठीक है। अब ये क्रेनियोकोडल आप देख सकते हैं और मीडियोलैटरल भी। फॉर द स्क्रीनिंग मेमोग्राफी ईच ब्रेस्ट इज इमेज सेपरेटली। अब आपने देखना है डायग्नोस्टिक कब करते हैं, डायग्नोस्टिक जब कोई सिम्टम शो हो रहे होंगे, लंप है, डिस्चार्ज है, तब हम ये यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट साइज और लोकेशन ऑफ द ब्रेस्ट एब्नॉर्मैलिटीज। अब हम देखेंगे स्टेप ऑफ द मेमोग्राफी, इसके स्टेप क्या क्या होते हैं एक्सप्लेन करेंगे। आप क्या करेंगे, प्रोसीजर टू द पेशेंट। सबसे पहले आपने देखना है पोजीशन, जो ब्रेस्ट शुड भी प्रॉपर्ली पोजीशन होनी चाहिए, इंश्योर एंटायर ब्रेस्ट जो फील्ड की एक्सरे उसके अंदर पूरी फील्ड के अंदर आनी चाहिए ब्रेस्ट, ठीक है। इसके अलावा उसके ऊपर ब्रेस्ट के ऊपर कोई भी फॉरेन बॉडी से तो आप उसे रिमूव कर देंगे, ठीक हो गया। कंप्रेशन जो है इस नेसेसरी, आपने वो जैसे मैंने देखा था क्रेनियो को दिखाया था आपको, कंप्रेशन करते हैं तो आपने कंप्रेशन करनी है ताकि मैक्सिमम अमाउंट टिश्यू का आ जाए और हम देख लें अंदर क्या प्रॉब्लम है। एक्सपोजर सेटिंग, मतलब अगर किसी के ब्रेस्ट का साइज लार्ज होता है और किसी का स्मॉल होता है तो हमने उसी के अकॉर्डिंग रेडिएशन की डोज देनी होती है अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज, ठीक है। ईच ब्रेस्ट शुड बी इमेज सेपरेटली एंड द टू व्यूज ऑफ द ईच ब्रेस्ट। ये भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से व्यूज़ लेने हैं, ठीक है। अब है मेमोग्राफिक साइंस, इसमें हम क्या करेंगे, कार्डिनल क्या मैस विद द इल डिफाइंड और स्पाइकुलेटेड बॉर्डर होता है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन लेस देन 0.5 मीटर कैन बी अ साइन ऑफ द मैलिग्नेंसी, बिनाइन मैसेज टेंड टू बी स्फेरिकल विद द वेल डिफाइंड बॉर्डर एंड द कैल्सिफिकेशन, ठीक हो गया। ये राउंडेड होती हैं, लार्जर होती हैं, लेकिन लेस इन नंबर होती है। अब देखेंगे मेमोग्राफी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। यूजफुल स्क्रीनिंग के लिए, सर्वाइवेंस ऑफ द ब्रेस्ट फॉलोइंग द लोकल एक्सचेंज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, स्क्रीनिंग के लिए, एक्साइज करने के लिए, लंप को डायग्नोज करने के लिए, सर्वाइवेंस के लिए, सॉरी एक्साइजिंग, नो रेडिएशन रिमेन द पेशेंट बॉडी आफ्टर एक्सरे एग्जामिनेशन। अब देखेंगे रिस्क और लिमिटेशन क्या होती है, पेशेंट क्यों नहीं करवाता मेमोग्राफी, उसे पेन हो रही है, एंजाइटी हो रही होती है ड्यू टू द कंप्रेशन, रेडिएशन का बर्डन होता है लेस, और ये 35 से अगर हम बिलो करवाएं उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए 35 से अबव के पेशेंट में करवाएं तो हमें पता भी चलता है। वैसे उसके इसके अलावा हमें इस 35 से बिलो हमें कोई फायदा नहीं होगा करवाने का। डिफिकल्ट टू परफॉर्म द मेमोग्राम ऑफ द स्मॉल ब्रेस्ट का ये मुश्किल होगी। मेमोग्राफ इन द फाइब्रोस डेंस कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट ड्यू टू द ऑब्सक्योर डिटेल। पॉजिटिव मेमोग्राम में लीड टू द एडिशनल टेस्टिंग, ठीक है। अब आगे आ जाए स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कैन नो डिटेक्ट ऑल द कैंसर, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ द ट्यूमर फाउंड बाय द, आगे उसकी कैटेगरी देख लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। रेड्स असेसमेंट कैटेगरी 0 में नीड एडिशनल इमेजिंग, कैटेगरी 1 नेगेटिव होता है, बिनाइन है, फिर उसके बाद बिनाइन फाइंडिंग फॉलोअप सजेस्ट कर देते हैं, एब्नॉर्मैलिटी है, बायोप्सी करेंगे 4 के अंदर, 5 के अंदर अप्रोप्रिएट एक्शन नीडेड होता है और 6 के अंदर कैंसर। उसके बाद है सीटी स्कैन, ठीक है, ये भी आपने देखा होगा कि हम कब का सीटी स्कैन बेसिकली हम करते कब है, जब हमें कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पेशेंट की करते हैं, ठीक है। अब सीटी स्कैन क्या होता है, इसमें हमें बेसिकली स्लाइसिस, हमें थोड़ी थोड़ी स्लाइस करके हमें पता चलाना होता है कि अंदर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब आपने देखा होगा कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा उन्होंने लंग्स का करवाया ही सीटी स्कैन था, ठीक हो गया। बेसिकली कन्वेंशनल रेटिंग विद द 2 इमेज कैन बी, ये 3D इमेज दिखाता है, ठीक है। इसके अंदर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि आप देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सरे आर कैप्चर बाय द डिटेक्टर एनालाइज बाय द कंप्यूटर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, इसके अंदर अटेन्युएशन ऑफ द, बस ये तो फजूल ही है, आगे देखें। इसकी यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कब कब यूज़ करते हैं। बेसिक टूल फॉर द स्टडिंग द चेस्ट एंड द एब्डोमेन, डायग्नोज ऑफ द कैंसर, लंग, एडमिनिस्टर द रेडिएशन ट्रीटमेंट, बायोप्सी करनी हो, प्लान करना हो सर्जरी का, बोन मिनरल डेस्टिनी को डिटेक्ट करना हो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, इन केस ऑफ द ट्रॉमा कोई आइडेंटिफिकेशन करना हो, हेड इंजरी के अंदर एर्ली डिटेक्शन करनी हो एपिड्यूरल और सबएरेकनॉइड हेमरेज की, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सीटी एंजियोग्राफी, इसमें आपने पढ़ा ही होगा कि आप क्या करते हैं कि एक डाई इंजेक्ट करते हैं और फिर इन करवाते हैं। इसके अंदर मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द एंजियोग्राम लाइक द इमेज, मेजर डिसएडवांटेज है एंजियोग्राम है सेम रिप्लेस पाया था कि भी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे एमआरआई कब करवाते हैं। एमआरआई जो होती है ना, ये आपने देखा होगा कोई भी जब सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम होती है तो हम एमआरआई करवाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना हाइड्रोजन एटम बेसिकली पड़े ही होते हैं, जब आप उसे बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिकली अरेंज हो जाते हैं, फिर से उनको रीअरेंज करते हैं, जब वो फिर दोबारा रीअरेंज होते हैं तो दोबारा से वो वेव्स करते हैं, निकालते हैं अपने अंदर से, जिसकी वजह से एक हमें एमआरआई बनी हुई नजर आती है। सॉफ्ट टिश्यू का पता चलता है प्रॉब्लम का है। हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट द वॉस्ट नंबर एवरी टिश्यू, जब इन्हें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये अलाइन हो जाते हैं, जब रेडियो वेव्स को अप्लाई किया जाता है तो प्रोटॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं, जब रेडियो
वेव पल्स जो होती है रुक जाती है तो प्रोटॉन इमीडिएटली रिटर्न टू देयर प्रीवियस अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे प्रोटॉन रीअलाइन हो गए तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज करेंगे विच कैन बी जिसे डिटेक्ट किया जाता है बाय द कॉइल स्पेस अराउंड द पेशेंट एंड इक्विपमेंट कन्वर्ट और रेडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में। अब ये दो तरह के होते हैं, आपने याद रखना है T1 वेटेड और T2 वेटेड पल्स सीक्वेंस इमेजेस। अब आपने याद रखना है T1 क्या होता है और T2 क्या होता है। ठीक है, T1 और T2, सॉरी ये मिल नहीं रहा पेज, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर T1 और T2 होता है। इसको आपने ये याद रखना है, T1 जो होता है ना वो फैट वेटेड इमेज और T2 वाटर इमेज। जो फैट वाला होगा ना उसके अंदर फैट ब्राइट होगी, जो वाटर वाला होगा उसके अंदर वाटर ब्राइट होगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इसमें ये इन द डिलिनिएशन ऑफ द एनाटमी और इसमें डिलिनिएशन ऑफ द पैथोलॉजी और उसके अंदर एनाटमी। उसके अंदर फैट ब्राइट है, इसके अंदर फैट लेस ब्राइट है। उसके अंदर फ्लूइड ब्राइट है और इसके अंदर फ्लूइड डार्क है। फैट वाले के अंदर फैट ब्राइट और दूसरा डार्क होगा, और जो वाटर वाला है उसके अंदर वाटर फ्लूइड ब्राइट होगा और बाकी दूसरा डार्क होगा। और उसके अलावा जो वाटर वाला होगा ना उसका इको टाइम भी हाई होगा, जो फैट वाला होगा उसके अंदर लो इको टाइम होगा। अब एडवांटेजेस ऑफ द MRI ओवर द CT स्कैन। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि MRI क्यों ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशन नहीं होती, मल्टी सेक्शनल इमेज होते हैं, नो बोनिंग एयर आर्टिफैक्ट होता है, स्पेसिफिकली एंड एक्सटेंशन ऑफ द डिजीज मोर एक्यूरेट, फ्यू डिजीज कैन बी डायग्नोस अर्ली। अब MRI के क्या क्या यूजेस होते हैं, ये हम बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू के इमेजेस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। MRI इसके अलावा इसके अंदर कौन सी कॉन्ट्रास्ट में गैडोलिनियम। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन देता है, ये लेस लाइकली टू एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसके अलावा इसके अंदर इनेबल करते हैं डिटेक्शन ऑफ द एबनॉर्मैलिटीज विद अदर इमेजिंग मेथड MRI। इसके अंदर क्या करते हैं, नॉन इन्वेसिव अल्टरनेटिव टू द एक्सचेंजियोग्राफ फॉर द डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम इन द हार्ट एंड द CVS असेसमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑन्कोलॉजिकल इमेजेस फॉर द रेक्टल कार्सिनोमा और गायनेकोलॉजी। एक्सपोजर टू द रेडिएशन इज अवॉइडेड। अब लिमिटेशन ऑफ द MRI क्या होती है, ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा हाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिव मटेरियल जब हो, पेस मेकर लगाओ, हार्ट वॉल्व्स हो, एनोरिज्म क्लिप लगाओ तो हम ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है, अगर फॉरेन बॉडी है, पेस मेकर है, कोक्लियर इम्प्लांट्स है, एनोरिज्म क्लिप्स है, रिलेटिव में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी है, क्लोस्ट्रोफोबिया है। ठीक है, इसके अलावा इमेजिंग इन द एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन में देख लेते हैं कि क्या क्या हम देखेंगे एब्डोमेन में क्या क्या करवाते हैं। एक तो एक्सरे चेस्ट है, दो तरह के होते हैं, इरेक्ट पोस्चर में और सुपाइन पोजीशन में। इरेक्ट में हमने करवाना हो तो हमने इंक्लूडिंग द डायफ्राम, इट इज़ यूज टू सीधा, या बेसिकली हमने अंडर द डायफ्राम देखना होता है। ठीक है, एक्सरे एब्डोमिनल अगर हम स्पाइन पोजीशन में करवाते हैं तो हम बाउल की मूवमेंट और डायलेटेड पैटर्न्स को देख रहे हैं। CT स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर तो स्वेयर पेंक्रियाटाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस और स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तब करते हैं। फोकस CT स्कैन है यूज फॉर द अपेंडिसाइटिस है, यूरिटेरिक कॉलिक है। IV यूरोग्राफी फॉर द यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन बाय द स्टोन है। ठीक हो गया, उसके बाद है इमेजिंग इन द ट्रोमा के अंदर हम देखते हैं हेड इंजरी अगर हुई है तो हम ये तब करते हैं अगर तो क्लासिकोमा 13 से कम है। ठीक है, फोकोन्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है या डिप्रेस फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, 1 एपिसोड ऑफ द वॉमिटिंग है, फॉल हुआ है, स्टेयर से, व्हीकल से हुआ है, इंजर, एमनीजिया है, चेस्ट ट्रोमा नीमोथोरेक्स में करवाते हैं, एब्डोमिनल ट्रोमा होता है, एक्सरे इरेक्ट पोस्चर में देख करवाते हैं तो अंडर द डायफ्राम देखते हैं। फास्ट स्कैन जो होता है अवेलेबल मेथड, इफ देयर इज सम पॉजिटिव फाइंडिंग होता है देन CT स्कैन इज नीडेड। पेल्विक ट्रोमा है, ठीक है, रीनल ट्रोमा के अंदर सिंगल शूट IV करवाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियर मेडिसिन, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे हम देखेंगे न्यूक्लियर इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन द, इसमें हम बेसिकली क्या होते हैं करते हैं, या आपने थायराइड में देखोगे रेडियो एक्टिव आयोडीन को हम इनगल्फ करवा देते हैं और फिर पेशेंट के अंदर जो टिश्यू खराब होता है वो उसे इनगल्फ कर लेता है और हमें शो होना शुरू हो जाता है कि उसके किसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल गिवन दिया जाता है पेशेंट को, स्वेलो करवाया जाता है, इनहेल करवाया जाता है। तो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है ना वो स्पेसिफिक टिश्यू टेकअप कर लेता है और फिर वहाँ से रेडिएशन को इमिट करता है। तो हमें पता चल जाता है इमेजेस में कि कौन सा रेडिएशन इमिट करता है। तो हमें थायराइड में ग्रेव्स डिजीज, अगर ग्रेव्स डिजीज़ है तो उसे सारा इनगल्फ कर लेता है, तो वो पूरा वेव्स जब उसे एमिट करता है तो वो फुल थायराइड इन्वॉल्व हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन टेकन बाय द थायराइड, थैलियम जो होता है वो मायोकार्डियम और टेक्टिनेटियम बाय दी बोन्स। ठीक है, अब ये इसके अंदर कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन के, थायराइड है, बोन है, DPE है, मायोथैलियम स्कैन और हाइडा स्कैन है। ठीक है, पेट जो होता है इज एन एक्सटेंशन ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन। उसके बाद है पोटेंशियल हैजर्ड्स इन द इमेजिंग के अंदर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको छोड़ भी नहीं एक बार बस रीड कर लें। ठीक है, इसके अलावा हम इसके SCQs MCQs डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने जब भी जनरल सर्जरी का टॉपिक यहाँ से कवर करना है तो आपने बेली एंड लव के टेबल ज़रूर देखने हैं, क्योंकि अगर आप वो टेबल कर लेते हैं ना तो समझे जनरल सर्जरी में आपकी डिस्टिंक्शन आ सकती है। क्योंकि टेबल को अगर आप अच्छे से क्वेश्चन जो आते हैं ना यूक्यूज वो बेसिकली वही होते हैं। आपने इसको रीड किया जनरल सर्जरी को अच्छे से डॉगर से, उसके बाद आपने बेली एंड लव के टेबल ज़रूर मैं फिर से कह रही हूँ वो आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है, वो रीड करें, उसके बाद आप यूक्यूज करें, आपको मिनटों के अंदर आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम इसके MCQs देखते हैं। आप फर्स्ट MCQs रीड करते हैं। 70 ईयर ओल्ड वुमेन है, फॉर्मल मैन है, सिगरेट पीता है, स्मोकर है, डिफ्यूज राइट साइड एब्डोमिनल पेन विच इज, आप इसके अंदर देख के पता चल जाएगा प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल का पेशेंट है। तो हमने नेक्स्ट क्या पूछा, डायग्नोस्टिक प्रोसेस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो आपको पता चल जाएगा क्या है MRI। उसके बाद आप देखेंगे
कहते हैं वो सोसर है प्लेयर्स प्रेजेंटेड विद द ट्विस्टेड राइट नी इंजरी विद द पॉसिबल टेयर ऑफ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो आपकी कौन सी इन्वेस्टिगेशन आएगी इसके अंदर? जब भी आपने टेंडन सॉफ्ट टिश्यू को देखना है तो क्या आएगी? एमआरआई। उसके बाद उन्होंने कहा ओल्ड मैन इज गोइंग टू अंडरगो द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस सस्पेक्टेड किडनी स्टोन है, ठीक है। इज मोडेलिटी टू विजुलाइज द किडनी यूरेटर सिटी उन्होंने फॉर 1 वीक सिटी विद द कॉन्ट्रास्ट इज द बेस्ट मोडेलिटी ऑफ द ट्रायल विच ऑफ द। अब आपने बताना है इन्वेस्टिगेशन, एक तो वो करवा दें सिटी स्कैन, कौन सी इन्वेस्टिगेशन? सिटी स्कैन से पहले आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा के देखनी है? तो हम बेसिकली लैब रिपोर्ट्स ही करवाते हैं, तो उसके अंदर लैब रिपोर्ट्स के अंदर क्या आ जाते हैं? RFTs। एपिलेप्टिक का पेशेंट है प्रेजेंट टू द ER विद कंट्रोल अनकंट्रोल सीजर एंड मेडिकल ट्रीटमेंट वाज इनिशिएटेड विच इज़ द अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाएंगे? जब भी सीजर होंगे तो हम उसका क्रॉस सेक्शन MRI करवाएंगे। द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज द हेमरॉइड को देखने के लिए हम प्रोक्टोस्कोपी करवाते हैं। ये तो सर्जरी में बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारी वार्ड में। 40-year-old male came to the OPD with a classical complaint of the heartburn, epigastric pain with the dysphagia and the regurgitation often made worse by the stooping and the line. Which one of the following test would be considered as an investigation of the choice, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? बेरियम स्वेलो एंडोस्कोपी, एक्सरे चेस्ट, और बेसिकली जब भी आपने गट का करवाते तो इसमें आता है 24 pH मॉनिटरिंग। उसके बाद है रेडियो न्यूक्लियोटाइड बोन स्कैन इज यूज फॉर द फॉलोइंग। ये आपको पता है कि हम क्यों करवाते हैं नेक्रोटाइजिंग वेसिकुलाइटिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस फॉर द एसोफेजियल कार्सिनोमा। एसोफेजियल कार्सिनोमा के लिए हम क्या करवाते हैं? एंडोस्कोपी। डॉक्टर पेशेंट विद ब्रोंकियल एडिनोमा प्रेजेंट इन द ऑपरेशन थिएटर द डॉक्टर वांट्स टू गिव डायरेक्टली विच मस्ट बी ऑपरेशन 4, ठीक है। इसका बताएं क्या होगा? अगर तो ब्रोंकियल एडिनोमा है तो जब भी ब्रोंकस की कोई भी एसोफेगस की होगी तो हम उसके अंदर क्या करवाते हैं? ब्रोंकोस्कोपी, फाइब्रो ऑप्टिक इंट्यूबेशन ब्रोंकोस्कोपी, ये उसमें लिखा था, आप याद रख लेना। अब जब ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला आ गया, इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या करवाना है आपने। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा तो आपने क्या करवाना है? ECG है, एक्सरे चेस्ट है, सुपाइन है, बताएं। एक्सरे स्पाइन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेक्निक इज बेस्ट मोडेलिटी फॉर द स्पाइन इंजरी अदर देन द CT, ठीक हो गया। इसके अंदर हमने जब भी करवाना हो बेस्ट मोडेल फॉर द टेक्निक तो क्या होगा? इसके अंदर MRI। उसके बाद है IV कंट्रास्ट एजेंट फॉर लोकेटिंग द रीनल स्टोन इन द यूरिनरी विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन। तो आप क्या करवाएंगे इसके अंदर? हम अगर तो उसे IV कंट्रास्ट एजेंट है लोकेट करने के लिए रीनल स्टोन को, तो इसके अंदर हम एक्सरे करवाते हैं। सबसे पहले हम यही करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, फिर उसके बाद CT स्कैन करवा देते हैं। उसके बाद मैनी बेनिफिट्स ओवर द प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द GIT डिसऑर्डर। GIT डिसऑर्डर के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ दिस प्रोसीजर, ठीक है। इसके अंदर अब आपने बताना है कि क्या होगा? विच ऑफ द इज़ नॉट अ स्वीट, नहीं ये ज़रूरी तो नहीं है। विजुअलाइजेशन है परफेक्ट सुइटेबल फॉर द एवरी, नॉट पॉसिबल। उसके बाद है डायग्नोस डिस्फेजिया पेशेंट को बहुत सॉलिड एंड द लिक्विड है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो इसके अंदर क्या होगा कि हम क्या करवा के देखेंगे? मैंने आपको बताया था जब ऊपर ही होगा तो हम एसोफेगस तो बेरियम फॉलो करवा के देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्मोकर है पेशेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, उसे बहुत सॉलिड एंड द लिक्विड के लिए, तो हम क्या करवाएंगे इसके अंदर? बताएं, सोचे माइंड में। अगर तो डिस्फेजिया बहुत सॉलिड एंड द लिक्विड तो जाहिर सी बात है हमें पता चल जाएगा कि ये एसोफेगस स्टमक के अंदर स्टमक की प्रॉब्लम हो रही है GIT की। तो हम इसके अंदर क्या GIT की नहीं, इंटेस्टाइन की, तो हम इसके अंदर बेरियन एनीमा करवाते हैं। ये सर्जरी में आप सिस्टमिक में पढ़ेंगे फिर आपको समझ आने लग जाएगी। वॉइडिंग यूरिन एजेंसी है, PSA इज़ हाई है, पर्टिकुलरली बट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। जब भी अब देखो ना उसे PSA है तो हमने पता है कि वो उसे स्पाइन में भी जा सकता है, तो हम बोन स्कैन करवाएंगे उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेरियम एनीमा हो गया, इसके अंदर आ गया बोन स्कैन है, ब्लड स्ट्रीक है, ठीक हो गया। सिगरेट स्मोकर है, ब्लड स्ट्रीक है, राइट अपर लोब है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपका कफ हो रही है उसको, तो इसमें भी फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी कराएंगे। बट इज़ द रेडिएशन हैजर्ड जो रिस्क रेडियोग्राफ का CT स्कैन में पूछ रहे हैं तो वो क्या होगा? 400, या आपने याद रख लेना, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा जब ये स्वेलिंग होगी तो आपने क्या करवाना है? अल्ट्रासाउंड करवाना है। ग्रेड ऑफ द ट्यूमर को आपने करने के लिए क्या करवाना होता है? अल्ट्रासाउंड। रेक्टल कार्सिनोमा है ना, पेस मेकर है, थर्ड आईवी ब्लॉक है, स्पाइनल विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर होगा आप MRI करवाएंगे। सॉफ्ट विच ऑफ द इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अच्छा ठीक हो गया। अगर तो उससे कोई भी इम्प्लांट हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि हम उससे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है MRI। उसके बाद जॉन्डिस से अल्ट्रासाउंड लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट। वॉल्व थिकनेस बी, डायमीटर बी, पैसेज बी, प्रेजेंस ऑफ, लेकिन नंबर से नहीं फर्क पड़ता जितनी भी हो। लेफ्ट लंबर मैस है, अल्ट्रासाउंड अपीयर्स टू अराइजिंग फ्रॉम द किडनी विच इन्वेस्टिगेशन कैन असेस इट्स वेस्कुलैरिटी चीपली एंड द इफेक्टिवली। तो इसमें आएगा डॉपलर अल्ट्रासाउंड। उसके बाद इफ पेशेंट प्रेजेंट इन इमरजेंसी विद एक्यूट एब्डोमेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुइटेबल इंडिकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। तो इसमें क्या आएगा? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं करवाते। कोलिसिस्टाइटिस हो, कोलिको लीवर एब्सेस हो। उसके बाद है 40 ईयर रन ओवर हैज अ ट्रक व्हेन शो द स्वेलिंग ऑन द प्यूबिक रीजन विच इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट। तो इसके नाम IV यूरोग्राम करवाते हैं।
यूरिथ्रोग्राम। उसके बाद है होलो ऑर्गन परफोरेशन हुई है विच साइन कन्फर्म्स दैट विस्ट्रा इज़ परफोरेटेड। जब भी विस्ट्रा परफोरेटेड होगा तो आप क्या करेंगे, मतलब एयर होगी अंडर द डायफ्राम। उसके बाद है पायरेक्सिया, डायग्नोस ऑफ द परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है। इसके अंदर क्या करवाएंगे हम, एक्सरे इरेक्ट पेप्टिक अल्सर को तो आपने बताया था कि इसे इरेक्ट पोजीशन में करवाते हैं, उसे स्पाइन में, और यहाँ पे पेप्टिक अल्सर होगा तो इरेक्ट में करवाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसके यूक्यूज, ठीक है, ये की भी अगर आपने देखनी हो तो देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी कब कब करवाते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड का आपने प्रिंसिपल बताना है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताने हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसमें भी हम लोअर टेस्ट करवाएंगे तो ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा अगर तो स्पाइन इन्वॉल्व होती है। चेस्ट एक्सरे तो हम एक्सरे करवाते हैं, सॉरी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, एक्सरे भी करवाते हैं। इसके अलावा अगर तो उन्होंने पूछा है बेसिक नैरिंग ऑफ द वेसल है तो आपने डुप्लेक्स कराना है। अल्ट्रासाउंड के एडवांटेज ये तो आपने रट लेने आना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हर किसी के। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन पूछा हुआ है और वो भी अल्ट्रासाउंड होती है इसके अंदर आप लोगों ने। गोल्ड स्टोन के बारे में स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आ जाए एंडोस्कोपी का भी उन्होंने पूछा हुआ है। रेडियोग्राफ में फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन पूछी हुई है। अच्छा कौन सा कैसे करेंगे, ठीक है। मेमोग्राफी मेलिग्नेंट कंडीशन है, मेमोग्राफी के भी यूज़ क्या होते हैं, क्रेनियो कॉर्डल मीडियो लेटर जो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद है प्रोसीजर है सिटी स्कैन के। सिटी स्कैन में वही डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आए हुए हैं ज़्यादातर। एमआरआई के अंदर भी वही पूछा हुआ है। इंडिकेशन पूछी हुई है सिटी स्कैन की। इमेजिंग इन द एब्डोमिनल कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था इरेक्ट में कब करवाते हैं और स्पाइन में कब करवाते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन में आप करवाते हैं जो हायरा और सॉरी रेडियो एक्टिव और थैलियम स्कैन वगैरह, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बेली एंड लव के एक बार टेबल भी दिखा देती हूँ, वो आपने ज़रूर याद कर लेने हैं। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे यूकीज यही आए हुए थे ऑलमोस्ट। अल्ट्रासाउंड में आपको पता नो, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था कि नो रेडिएशन, इसमें साउंड वेव्स यूज़ होती हैं। एक्सपेंसिव है, इसमें हम पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन एयरफील्ड डायनामिक स्टडी परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन हाइपैटिक बिलियरी गायनेकोलॉजिकल में यूज़ करते हैं। एक्सरे रेजोल्यूशन फॉर द ब्रेस्ट थायराइड और टेस्टिस में करवाते हैं जब हर्निया होता है, आपने देखा होगा। सॉफ्ट टिश्यू टेंडन और लिगामेंट एक्सरे फॉर द सिस्ट एंड द फॉरेन बॉडीज़ के लिए भी आपने यही अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं। अगर किसी ने बच्चे ने फॉरेन बॉडी खा ली होती है ना। डॉपलर स्टडीज़ में अलाउ द असेसमेंट ऑफ द ब्लड फ्लो। इसकी वीकनेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, सिर्फ इंटरप्रिटेशन तभी होगी जब एग्जामिन करेंगे। लॉन्ग लेनी कम है, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, इमेज कैन नॉट रिलायबल रिव्यू फ्रॉम अवे फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। अब सीटी स्कैन की एक बार देख लें। सीटी स्कैन में हम इसके क्या होते हैं, हाई स्पेशल द कंट्रास्ट रेजोल्यूशन ये एनहांस होती है बाय इमेजिंग इन द आर्टरी का अलग, वेनस का अलग और डिले का अलग। और एक्विजिशन ऑफ द इमेज अगर वन ब्रेथ होल्ड होता है तो हमें अच्छी सी इमेजेस मिल जाती हैं। फॉर द पल्मोनरी मैस को डिटेक्ट करना हो, ठीक है। अगर एब्डोमेन और पेल्विस का, लीवर का, किसी भी पैथोलॉजी को करना हो डिटेक्ट, ठीक है। मल्टीप्लानर रिकंस्ट्रक्शन, 3 डायमेंशनल इमेजिंग, सिटी एंजियोग्राफी, कोलोनोस्कोपी। इसकी वीकनेस क्या होती है, इसमें हाई रेडिएशन डोज है यूज़ होती है। सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन ऑफ द पेरिफेरी एंड सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पेशेंट नीड टू बी, इसमें फ्लाई टोस्टी लेट जाना होता है पेशेंट्स ने, ठीक है। उसके बाद है एमआरआई। एमआरआई के अंदर क्या होता है, इसमें हमें नॉन आयोनाइजेशन सॉफ्ट टिश्यू के लिए बहुत बेस्ट है। इंट्राक्रैनियल लियन, स्पाइन, बोन मैरो, जॉइंट लियन, कोई भी, ठीक है। अब उन्होंने यूज़ किसके, स्टेजिंग के लिए, एमआरसीपी के लिए, एंजियोग्राफी के लिए, ब्रेस्ट प्रेगनेंसी, पेल्विक, कार्डियक इमेजिंग। और वीकनेस क्या होती है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है, जब फॉरेन बॉडी होगी, पेसमेकर, इम्प्लांट, क्लिप्स, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ये हम इससे कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेटेड होती है। ये पेसमेकर लगाओ, इम्प्लांट लगाओ, क्लिप हो, क्लेस्ट्रोफोबिया, लॉन्ग स्किन टाइम होता है। इफ इन द पेशेंट इतनी जल्दी देर तक नहीं रह सकता है एमआरआई मशीन में, बहुत वो लंबा प्रोसेस होता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब हम देखेंगे रेडियो न्यूक्लिक इमेजिंग। इसमें हमें फंक्शनल इमेजिंग मिल जाती है, होल बॉडी की इमेजिंग होती है। बोन स्कैन हाई सेंसिटिव फॉर द स्किन डिजीज़ के लिए। पेट स्कैनिंग होती है डिटेक्शन ऑफ द मेटास्टेटिक कैंसर के लिए। वीकनेस होती है, स्पेसिफिक एजेंट यूज़ होता है एक तो इसके अंदर। नॉन स्पेसिफिक एंड द एब्डोमिनल है मेरे को। द फर्दर इमेजिंग जनरली पुअर स्पेशल रिजोल्यूशन मिलती है हमें इसके अंदर। अब टाइप ऑफ द इमेजिंग हम देखेंगे। टाइप ऑफ द इमेजिंग में हमने क्या देखा कि रेडियोग्राफ जो होते हैं ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं मोलियन। एमआरआई जो होते हैं वो बोन मैरो डिजीज़ के लिए, ठीक है। रेडियोग्राफ तो आप जो बाहर वाली आउटर लेयर होती है वही देखी जाती है। एमआरआई के अंदर हम डिटेल देख लेते हैं, ठीक हो गया। सिटी एनेबल विजुअलाइजेशन ऑफ द फाइन डिटेल है। सिटी गिव द 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन आएगा। अल्ट्रासाउंड बेटर रेजोल्यूशन है। बेस्ट मेथड डिस्टिंग्विश सॉलिड फ्रॉम द सिस्टिक है। लोकेटिंग द नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडीज को। बेस्ट मेथड है फॉर डिटेक्टिंग द मसल हर्निया, ठीक है। अब ट्रॉमा इमेजेस के लिए ज़्यादातर ट्रॉमा इमेजेस के अंदर इनिशियल इमेजिंग जो ट्रॉमा हुआ है ना तो आप रेडियोग्राफी करवाते हैं। 2 व्यूज़ इसके नीडेड होते हैं। सिटी स्कैन फॉर द स्पाइन, इंट्रॉक और फ्रैक्चर के लिए। अब जो जॉइंट की डिजीज़ के लिए आपने सबसे पहले रेडियोग्राफ करवाना होता है। साइनोवाइटिस के लिए आपने अल्ट्रासाउंड फिर कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करानी होती है। अच्छा अर्ली डिटेक्शन एमएच टू द कार्टिलेज इज डिफिकल्ट टू बाय द कन्वेंशन। रोटेटर कफ की अगर लियन हो जाती है आर्म शोल्डर की तो आप अल्ट्रासाउंड या एमआरआई, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव लियन के लिए भी एमआरआई बेस्ट होता है फॉर द स्टेजिंग के लिए। बायोप्सी गाइड बाय द फ्लोरोस्कोपी। उसके बाद अगर तो एग्रेसिव लियंस बन गए हैं बोन के अंदर तो हम प्लेन रेडियोग्राफी जो होती है फर्स्ट होती है। फिर एमआरआई करवाते हैं, सिंटोग्राफी करवाते हैं। सिटी फॉर द लंग मेटास्टेसिस, फ्लोरोस्कोपी, सिटी एमआरआई कैन बी यूज टू गाइड द बायोप्सी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर बोन और जॉइंट इन्वॉल्व हुए में तो प्लेन रेडियोग्राफ, अल्ट्रासाउंड सेंसिटिव, सिटी फॉर द यूजर टू लुक फॉर द। अच्छा ठीक है। अब आपने एब्डोमेन का एक बार याद रखें। अगर तो इरेक्ट होगा ना रेडियोग्राफ, अगर तो डायफ्राम के अंदर फ्री गैस होगी। स्पाइन पोजीशन में तब करवाते हैं अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन है, एडीमा है, कुछ भी है। आईवी यूरोग्राम तब करवाते हैं जब रीनल कोलिक होगा या फिर यूटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन। अल्ट्रासाउंड कब करवाते हैं, एसाइटिस हो, कोलिसिस्टाइटिस हो,
ठीक हो गया। उसके बाद रीनल कोलिक हो या ब्लड स्टोन है, एब्सिस ऑब्स्ट्रक्शन हो। अगर तो आप हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड कब करवाते हैं, डायवर्टिकुलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, बॉल वाल थिकनिंग। सीटी स्कैन कब करवाते हैं, पेंक्रेटाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस, एब्सिस और ठीक हो गया। फोकस सीटी स्कैन अपेंडिसाइटिस में और यूटेरिक कॉलिक में करवाते हैं। एंडोस्कोपी कब करवाते हैं, एंडोस्कोपी के रिस्क होते हैं, इसमें सिडेशन देना पड़ती है, डैमेज की टीथ को डैमेज कर देता है, एस्पायरेशन है, परफोरेशन है, करवा देते हैं। ठीक है, पेंक्रेटाइटिस, कोलेंजाइटिस आफ्टर द एंडोस्कोपिक रेडियोग्राफी। उसके बाद मैनेज करेंगे एंटीकोएगुलेंट, रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशन अंडरलाइंग जीआईटी डिजीज़ है। उसके बाद ये छोड़ दें आप, बस ठीक हो गया। आपने यही अगर आप इसकी टेबल अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका सारा कवर हो जाएगा इसके अंदर। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी समझ नहीं आया, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूँगी।